आप सभी प्रेस के बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज की इस प्रेस वार्ता में हम लोगों के नेता, राज्यसभा के सांसद माननीय विवेक ठाकुर जी आपके बीच में उपस्थित हैं। बिहार में जो गतिविधियां चल रही हैं उनके संबंध में और आगामी 25 तारीख को जो बिहार में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है उसके संबंध में माननीय हमारे नेता आपके बीच बातों को रखेंगे। इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच निवर्तमान जिला अध्यक्ष श्रीमान मिथिलेश कुशवाहा जी, कौशल विद्यार्थी जी, सीडी शर्मा जी, विजय सिंह जी और पार्टी के और कई नेता हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। वंदना राजवंशी जी भी इस प्रेस वार्ता में उपस्थित है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है इस प्रेस वार्ता में। मैं निवेदन करूंगा अपने माननीय सांसद से कि आप यहाँ उपस्थित प्रेस के बंधुओं से अपनी बातों को रखें। के सभी प्रेस के बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि आप इस वार्ता में आए। आगामी 25 फरवरी को शनिवार के दिन पटना के बापू सभागार में एक विशाल एकत्रीकरण है। किसान मजदूर समागम के तहत स्वामी सहजानंद सरस्वती का जयंती समारोह का आयोजन है और जिसके निमित्त भारत के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। यह किसान मजदूर समागम जो है वह एक हटके कार्यक्रम है और खुला संवाद का कार्यक्रम। बहुत अरसे बाद किसान और मजदूरों का सीधा एक कार्यक्रम हो रहा है और जिनका संवाद भारत के यशस्वी गृह मंत्री के साथ होगा। आवश्यकता ऐसी पड़ी क्योंकि किसान को ऐसा लग रहा था कि बिहार के परिदृश्य में जितना उथल पुथल चल रहा है और जिस तरह के यहां राजनीतिक दिशा चल रही है, बिहार एक कृषि और किसान बाहुल क्षेत्र है, लेकिन किसान ऐसा महसूस कर रहे थे कि जैसे कि उनकी प्रासंगिकता ही खत्म हो गई। और काफी हद तक ये सच भी है, क्योंकि अगर उनका ये चिंता है तो चिंता लाजमी है। आप देखिए, बिहार का कृषि का बजट गत साल का 3800 करोड़ रुपए का है और भवन निर्माण का 8500 करोड़। तो कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शाता है कि किसान बिहार सरकार के और उसके मुखिया के सोच के केंद्र बिंदु जरा भी नहीं। बिहार में कृषि दर की बढ़ोतरी 3.7% हुई। मेरा स्पष्ट मानना है इसमें कि नीति का कोई योगदान नहीं है, किसान का अपना परिश्रम जो है उसी का यह देन है। क्योंकि अगर नीति में कुछ परिवर्तन दिखता तो किसान हर साल जो चक्रव्यूह में फंसता है कि मेरी खरीद जो है पैक्स से पूरी हो जाए, नहीं हो पाता, कभी टारगेट घटा दिया जाता है, कभी खरीद नहीं होता है, तो बेबस होके जो है बाजार में जाके औने पौने दाम में उसको बेचना पड़ता है अपना फसल को। ये व्यवस्था को हमको ठीक करना ही पड़ेगा, लेकिन कभी भी इसका ध्यान प्राथमिकता से नहीं आया। बिहार का जब बंटवारा हुआ और 2 राज्य बने, झारखंड बना, बिहार बना, तो ऐसा माना गया कि सब कुछ चला गया झारखंड में, बिहार में अब सिर्फ किसान और किसानी रह गया। तो अगर इसको मान भी लिया जाता और इसको केंद्र बिंदु बना के बिहार की विकास यात्रा जो भी मुखिया रहे अभी तब से लेकर अभी तक अगर बनाए रहते तो शायद बिहार की एक दिशा और दशा अलग होती। देश का कोई भी प्रगतिशील राज्य ऐसा नहीं है कि जहां किसान और किसानी अगर समृद्ध दिशा में न जा रहा हो और फिर भी राज्य प्रगति कर रहा हो, ऐसा एक भी राज्य नहीं है। महाराष्ट्र का उदाहरण लेंगे, एक नासिक जिला है, अगर 2 दिन वहां से प्याज नहीं आता तो देश में हाहाकार मचता है, एक जिला। गुजरात आप देख लीजिए, तो आपको अगर गुजरात से अगर सरसों तेल ना आए, जो कच्ची घानी के नाम से सरसों पूरे देश में सब लोग खाते हैं, तो आपको पता है कि क्या हाल हो सकता है। मध्य प्रदेश जो एक पिछड़ा राज्य था, आज कितना आगे निकल गया है कि आईटीसी का
आशीर्वाद आटा हर एक आदमी घर में खाता होगा, वो भी आटा वहीं पे बनता है, वहीं से आता है। हमारे जमीन में और किसान के परिश्रम में कोई कमी नहीं, लेकिन दिशा विहीन पूरा जो है एक व्यवस्था है जिसके चलते जो है हम कहीं भी नहीं है। सब कुछ होने के बाद उपजाऊ जमीन, परिश्रमी किसान, लेकिन दुर्भाग्य है उसी चक्रव्यूह में किसान फंसा हुआ है साल दर साल से। इसको बदलना पड़ेगा। और बिहार के मुखिया का कोई ध्यान या पूरी सरकार का इस ओर है नहीं, न महागठबंधन का। जो किसान मजदूर की बात करने वाले रहते हैं वो लोग किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, इस महागठबंधन के हिस्सा ही हैं, चाहे वो माले हो, चाहे वह राजद हो। तो ये शब्द किसान मजदूर का राजनीतिक दुरुपयोग वामपंथी और समाजवादी राजनीति के द्वारा आज तक जितना हुआ है उतना ये शब्द का दुरुपयोग जो है कभी नहीं हुआ है। अगर शब्दावली से ये दो शब्द हटा दिया जाए तो इनको पता नहीं रहेगा कि अपने राजनीति की परिभाषा को कहां से आरंभ करना है, कहां अंत करना है। और इस सब को एक तरफ अगर आप देखते हैं तो आजाद भारत में एकमात्र व्यक्ति ऐसा हुआ है जो किसान चुपचाप अपने परेशानी को झेलते हुए, चुप्पी साधते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी निकल रहा था, उसकी वेदना को समझा और ऐसा समझा कि किसान को भी सीधे मदद की जरूरत है। वो एकमात्र आदमी जो है वो भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उसी का परिणाम हुआ कि 11.5 करोड़ किसान को देश भर में सीधा 6,000 रुपये बिना बिचौलिया के उनके खाता में जा रहा है और निरंतर जा रहा है। गरीब की बात करिए आप तो कोरोना काल आया, दुनिया में जो एक नैरेटिव चलता है, एक सेक्शन है मीडिया का, एक विचारधारा चलाने वाले लोग, उन लोग कह बैठे कि जो दैनिक कमाई पे अपना घर और परिवार को लेकर जीता है वो मरने जा रहा है कि नेशनल लॉकडाउन हो गया। एक बिना सोचे समझे नीति के तहत ये किया गया, हाहाकार मचेगा। एक आदमी की मृत्यु नहीं और 80.5 करोड़ परिवार को मुफ्त का अनाज जो 3 साल पहले दिया गया, आज उसको आश्वस्त कर दिया गया है। फूड सिक्योरिटी एक्ट के अधिनियम के तहत वह आ गया है और ये विश्व का सबसे बड़ा योजना है। तो किसान और मजदूर की अगर चिंता कोई किया है तो सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री आज तक आजाद भारत में किया है और समझते हुए उनकी चिंता की है, जिसके लिए वो सीधा लाभार्थी हैं बिना बिचौलिए के। अभी पूरे बिहार में ये खुला निमंत्रण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत आज आपके बीच में आना हुआ है। आरा के सब किसान मजदूरों को खुला निमंत्रण है इस कार्यक्रम हेतु। दूसरी पहल अगर आप देखें तो बिहार सरकार एक डायरी प्रकाशित करती है, बिहार डायरी, जो सरकार द्वारा प्रकाशित है। उसमें सभी पुण्यतिथि, जयंती और सब कुछ का जिक्र रहता है। पन्ना दर पन्ना आप पलट लीजिएगा तो आज तक के सबसे बड़े किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की न पुण्यतिथि न जयंती का कोई जिक्र भी। एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान जो बिहार में आज तक उनके आदर में अगर बना हो, ऐसा नहीं है। पटना में 7 बार मूर्ति की घोषणा हुई तो एक बार निजी प्रयास के बाद पटना के एक टहलने वाले पार्क में स्वामी सहजानंद सरस्वती का एक मूर्ति को स्थापित किया गया। तो ये तो पूर्वाग्रह है। और विडंबना यह है कि हम अपने विभूति को जब अनादर करेंगे तो प्रगति तो हम कर नहीं सकते। ऐसे भी हमारे यहां सनातन धर्म में एक परंपरा भी है कि कोई शुभ काम करना या अड़चन है, बाधा है, तो हम पितरों की पूजा करते हैं। यहां तो एक से एक महान विभूति का अनादर की गाथा है। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी को भी उठा लीजिए आप, स्वतंत्रता सेनानियों को भी अगर उठा लेते हैं तो बिहार में 10 स्वतंत्रता सेनानी की चर्चा है, 11वीं की नहीं, वो भी जनमानस के दबाव में। खुदीराम बोस का मुजफ्फरपुर में क्या है? आप 1857 का आप सिपाही विद्रोह का हम लोग सब जानते हैं, पढ़ते हैं, मंगल पांडे की बात। लेकिन नवादा में जवाहर रजवार जो है, इसके पहले 5 साथियों के साथ ये किया जिसको कि फांसी की सजा हुई, गैजेटेड बात है। वैशाली में आपको योगेंद्र शुक्ला हो गए, चाहे आपको बैकुंठ शुक्ला हो गए, इन लोग की चर्चा इतिहास में कहा। तो कई उदाहरण ऐसे। अभय सिंह उनके सहयोगी थे छपरा में। और दुर्भाग्य क्या है कि इतिहास लेखन भी जो हुआ वो भी हमारे वामपंथियों ने किया।
क्योंकि आजादी की लड़ाई में उनका कोई योगदान नहीं था। आजादी खत्म होने के बाद सब लोग अपने निजी निजी जिंदगी में चले गए, पढ़ने वाला पढ़ाई की ओर चला गया, नौकरी वाला नौकरी की तलाश में, किसान वापस खेत में लौट गया। और उस समय उनको यह एहसास हुआ कि ये इतिहास तो आजाद भारत का नए आजादी का जरूर लिखाएगा, और इतिहास लेखन पकड़ा। उस हिसाब से पूरे देश का व्यवस्था को चरमरा दिया। अगर आप ठीक से आधुनिक भारत का इतिहास पढ़िएगा तो लगेगा कि 15-20 आदमी के चलते ही आजादी मिली, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे जयप्रकाश नारायण हो। 1 से 1.5 लाइन में स्वामी सहजानंद सरस्वती कहीं मिल जाएंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो अपने कार्यकाल की सफलता के लिए सीताराम आश्रम बीटा पे स्वामी जी का आशीर्वाद लेने आए थे, सहयोग हेतु आए थे। और जब स्वामी जी का सहयोग उनको प्राप्त हुआ तो आज तक का सबसे सफल आंदोलन उनके आह्वान पे हुआ जब नेताजी अध्यक्ष थे। और देश के छोटे किसान और मजदूर जो है पूरे देश को ठप कर दिए थे, जो अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था। लेकिन कोई चर्चा नहीं, न सरकारें दर सरकार आ गई, लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई। हमारा ये स्पष्ट मानना है, और जो ये कार्यक्रम का आधारभूत होगा, कि आने वाले समय में जो भी बिहार की सरकार बनेगी, केंद्र बिंदु किसान और किसानी को प्रगतिशील दिशा देने की ओर बढ़ाते हुए ही बिहार की नई विकास यात्रा लिखना है। उसमें जाति पाति से ऊपर उठ के हम बिहारवासी, नौजवान, किसान सबको मिलके महिला सुरक्षा, एक नए बिहार की कल्पना करते हुए हम आगे जाएंगे। और इसी का आह्वान और आगाज जो है एक खुले संवाद के माध्यम से आगामी 25 तारीख को होगा, और जिसमें शरीक होंगे भारत के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री। सर, जाति पाति से उठ करके एक जगह लाने की बात कर रहे हैं, और बिहार में इन दिनों एक ट्रेंड बन गया है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अलग अलग अपने संगठन को, अपने जाति को लेकर के बैठक बुला रही है, इस तरीके के समागम में बुला रही है। तो सर, ये कैसे माना जाए कि जाति बांट करके, मतलब एकत्रित करके राजनीति की जा रही है? अभी तक तो यही लग रहा है कि जाति को बांट करके राजनीति बिहार में की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कभी जाति आधारित राजनीति की नहीं, न कभी की है, न करेगी। हम तो विस्तृत समाज के दृष्टिकोण से हर चीज को, चाहे नीतिगत योजना हो, चाहे उसको लेकर 11.5 करोड़ किसान को अगर आज 6,000 रुपए मिल रहा है तो कोई जाति चिन्हित करके तो नहीं मिल रहा है। उसमें जो हमारे समर्थक नहीं भी हैं, लेकिन वो किसान हैं और उस लाभार्थी के अगर कैटेगरी में आते हैं तो वो भी एक लाभार्थी है। मकान अगर गरीब का बन रहा है तो बहुत लोग जो हैं जो कहेंगे कि इनको मिल रहा है, उनको मिल रहा नहीं। अल्पसंख्यक समुदाय को कितना बड़ा तबका है जिसको कि मिल रहा है, चाहे आप किशनगंज जाके पता कर लीजिए, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश कर लीजिए, चाहे बिहार में आप पता कर लीजिए। तो हमारा मानना इस चीज को बिल्कुल नहीं है। और किसान की कोई जाति नहीं होती है, मजदूर का कोई जाति नहीं होता है। बीजेपी नहीं कर रही, बाकी बिहार की जो अन्य पार्टियां हैं दुर्भाग्यपूर्ण। इसीलिए तो हम इस अवस्था में वहीं के वहीं विकास का मापदंड रोड मानते हैं, जो 20 साल पहले जो सभी राज्यों में लगभग हो चुका था। अब आज का नौजवान का, बिहार का भी नौजवान का और हर एक व्यक्ति का आकांक्षा बदल गया। इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। किसान उसी चीज में परेशान है। आधुनिक खेती की ओर पूरा दुनिया का किसानी चला गया। कृषि कानून जो आया था, भले वो वापस हो गया एक बड़ी राजनीति के तहत, लोग समझे नहीं, लेकिन उस दौरान एक जहां पे मंडी व्यवस्था थी, ई नाम करके एक प्लेटफॉर्म बना। वह ई नाम प्लेटफॉर्म एक किसान को अपने उत्पाद को बिक्री करने का एक विकल्प के रूप में आया। देश में 1.94 लाख किसान उसके चालू होते ही अपने आप को उससे रजिस्टर किए, और लगभग 2 लाख करोड़ का व्यापार कुछ महीने के अंदर में किसानों ने कर दिया। बड़ा सीधा बात है। आप आरा में बैठे हुए और यहाँ पर चौरी से आप अपना उपज जो है, अगर केरल में आपका उत्पाद का बढ़िया अगर 100 दाम मिल रहा है तो आप वहीं से आप केरल भेज दीजिए। बिहार में हम आए, बिहार सरकार को इस चीज का आग्रह किया, क्योंकि भारत सरकार के कृषि मंत्री तोमर जी को हमने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो मंडी व्यवस्था बहुत पहले खत्म हो गई, तो हमारा राज्य क्यों वंचित रहे, इससे कम से कम बिहार को मत छोड़िए। बोले कि मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ एक प्रस्ताव बिहार से आप भिजवा दीजिए। लिखित प्रस्ताव हमने यहाँ दिया, लोगों के साथ बैठक किया कृषि विभाग में, लेकिन कप्तान जो है बिहार के, उन्होंने इसको काट दिया और प्रस्ताव नहीं किया। ये क्या है? आम किसान को लाभ होता, उसको कुछ ज्यादा मूल्य मिलता।
तो मंशा साफ नहीं है प्रगति की, किसानों के भलाई की, तो राज्य कैसे प्रगति करेगा? अब तो बिहार ऐसे भी जो है अब डिफिसिट राज्य में चला गया, तो अब तो डिफिसिट राज्य में चला गया है और एक नई जो बहस छिड़ी है, बिहार उसमें फंसा हुआ है कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी का भी चिंता करना है। जब आप किसी संस्थागत जगह से आप लोन उठा लेते हैं राज्य के विकास के लिए, उसको आप वापस कैसे करिएगा? बिहार लोन में, कर्ज में डूबा हुआ है और लोन मांग रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री, जो केंद्र बोला है कि आप अपना जो है आर्थिक डिसिप्लिन ठीक करिए। आज नहीं पता चलेगा 20 साल के बाद हमारी जो नई पीढ़ी आएगी वो भुगतेगा। जिस तरह से बगल के आप देशों को देख रहे हैं कि अव्यवस्थित रूप से लोन लिया, आज वहां पर मारामारी है, खाने पर किल्लत। सर, जाति से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि जो अभी बिहार में जातिगत जनगणना सरकार के द्वारा कराई जा रही है, उससे कितना लाभ यहाँ के आम जनता को मिलने वाला है? ये तो वक्त बताएगा, देखा जाए। सर, बीजेपी का क्या मानना है इसमें? गलत हो रहा है? देखिए, जातिगत जनगणना का तो सबने समर्थन किया है, तो हम तो उससे परे हैं नहीं। लाभ क्या होने जा रहा है, ये मुख्यमंत्री पे बिहार की जनता विश्वास कर रही है, तो अब तो उन्हीं को परिभाषित करना है कि लाभ क्या होगा। तो हम लोग तब तक इंतजार करेंगे कि क्या लाभ वो देने वाले हैं जनगणना के बाद बिहार को, बिहार की नई पीढ़ी को, सभी को क्या मिलेगा। ये तो एक बार फिर से बांट दिया जाएगा जाति, जिसकी जाति। देखिए, एक बात समझ लीजिए, बिहार का नौजवान प्रगतिशील सोच का हो गया है। दुर्भाग्य क्या है कि बिहार की राजनीति और राजनीतिज्ञ इसको वहीं पे 50, 60, 70 के दशक में फंसा के 80 के दशक में रोकना चाहते, लेकिन नौजवान आधारित ये राज्य है, उसको पता है। और जो 45% आबादी का यहां से जो है माइग्रेशन होते रहता है और आते रहता है, वो देख रहा है ना कि दुनिया कहां आगे बढ़ रही। बिहार एकमात्र राज्य है जो जातीय जनगणना की राजनीति में फंसा हुआ है। रामचरितमानस का यहाँ पे जो है अब तिरस्कार आरंभ हो चुका है। तो ये सब हो क्यों रहा है? आप एक चीज समझिए, जनता इसको नहीं स्वीकार रही है। प्रयास बहुत अथक चल रहा है कि जातीय विभाजन हो जाए, खंड खंड में बिहार में कुछ तनाव हो जाए, लेकिन कोई फंस रहा है। समय बदल गया है। ठीक है, सरकार फिर से सफा ली कि हम धान खरीदेंगे, किसानों का धान समर्थन मूल्य पर 50% भी नहीं खरीदेगा। एफसीआई से खरीदारी की बात कुछ दिन पहले उठी। एफसीआई के लिए एनओसी तो स्टेट गवर्नमेंट देता है, लेकिन क्या केंद्र सरकार से आप लोग कहेंगे कि एफसीआई खरीदारी करवाए अगले बार से? ऐसा है, किसान की समस्या न हो। एक मूल चीज को हमको समझना पड़ेगा कि हम सब कहां फंसे हुए, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया कि व्यवस्था परिवर्तन का। बिहार सरकार का एक संधि किया हुआ है केंद्र सरकार से, जिसके चलते एफसीआई खरीद डायरेक्ट कर नहीं सकती। जी 10 वर्ष पहले हुआ। हाँ, 10 वर्ष पहले, वही मैं कह रहा हूँ। इसके लिए फिर पहल कर सकते, क्योंकि बहुत पीड़ित है आज उस किसान के मुद्दा लेकर हम आप जो विषय बोले इसको हमने पहले ही जिक्र कर दिया क्या कि हर साल उसी खरीद के चक्रव्यूह में किसान फंस रहा है कि मेरा उत्पाद का खरीद जो है पैक्स से पूरा हो जाए, नहीं हो जाए। टारगेट को कभी कम कर दिया जाता है, कभी बढ़ जाता है। उत्तर बिहार में टारगेट बढ़ा हुआ है, जबकि इधर खरीद का ये पूरा जो है नहर का पूरा क्षेत्र है, इधर घटा दिया गया है। तो ये एक व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा हमको। बिहार के किसानों को एक कम से कम इस सोच से मुक्त करना पड़ेगा। उसके लिए बिहार सरकार में हम हैं क्या? नहीं, उसके मुखिया हैं। आप अभी भी बात नहीं समझ रहे हैं। जब संधि हुआ है दो राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, तो वो संधि टूटेगा तभी ना नई व्यवस्था बनेगी। जैसे बाजार समिति यहाँ खत्म हो गया, मंडी व्यवस्था खत्म है, विकल्प के रूप में ई नाम आ नहीं पाया, तो एक व्यवस्था के चलते ना, वो जहां मंडी की व्यवस्था है उसको विकल्प दिया गया, इस तरह का। तो एक व्यवस्था परिवर्तन की हम लोग बात कर रहे हैं, जो पूरे किसान समाज को है एक नई दिशा देगी, जिसमें कि ये सब कुछ है, ये सब कुछ है। समाधान यात्रा चल रही है और इसी दल के सरकार के जो संगठन है गांधी जी की पार्टी, तो गरीबी यात्रा कर रहे हैं। और देखिए, यात्रा के दौरान समाधान एक बड़ा सीधा सा बात है, एक बड़ा सीधा सा बात है कि मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा पे निकले। समाधान क्या बिहार में निकल रहा है उनके यात्रा में सबसे अच्छा वही जानते हैं।
बिहार का आदमी नहीं जानता है कि समाधान क्या निकाले, वो जानते हो। ऐसा समाधान यात्रा क्या प्रशासन तय कर देता है, 25 जीविका बहन रहेंगी, उसमें ये आदमी रहेंगे, सब चिन्हित लोग वो वहां उपस्थित रहना, वही कुछ बोलेगा, वही कुछ बताएगा कि हम इतना बढ़िया कर रहे हैं, और हो गया। अगर इतना ही समाधान निकालना था, इतना ही संवेदनशीलता था, तो बक्सर भी तो गए थे, 15 मिनट के रास्ते में चौसा था, चले जाते। 4 महीना से चुपचाप किसान वहां बैठे हुए थे, पुलिस बर्बरता के उन्हीं के प्रशासन का शिकार हुआ। जो उनकी मांग है 2-3 चीज, सब तो से बिहार सरकार के अधीन है, जाते समस्या का निदान निकालते। जो ट्रिब्यूनल और कमिश्नरेट में अपील उनका है वहां के किसानों का, उसका निष्पादन का एक समय अवधि तय है, 6 महीना, वहां 1.5-2 साल हो चुका है, निष्पादन हुआ नहीं। इसी को तो लेके बैठे हुए थे। वो चाहते तो जाके 2 मिनट में निष्पादन करते, तो लगता है कि नाम भी कुछ सार्थक हुआ। तो अब तो पता ही है, तो आप लोगों के विरोध में जी इलेक्शन लोकसभा के जी एक सर्वे जो एक आया है अभी 2 सप्ताह, वो सर्वे कौन आया? आप ही लोगों द्वारा कराया गया। नहीं, हम लोग तो नहीं जानते। अब इस सर्वे का बड़ी कम सीट दिया गया न, वो तो ठीक है। आपको क्या लग रहा है, उपचुनाव हो रहा है, आप देख रहे हैं, सर्वे कौन छोड़ता है? सर्वे छूटा है, उसका तेजस्वी जी बोलने लगे। जनता क्या कर रही है उपचुनाव में? एक बनाम सबका है, तो जिता रही है भाजपा। आप लोग को जिताया जा रहा था इस चुनाव में, तो कौन 2 चुनाव में? अभी जो अंतिम 3 बिहार का चुनाव का बात करिए ना कि क्या लगा है, चुनाव में बात तो वर्तमान टेम्परेचर नहीं देखिएगा आप। और पहले जो अरे 14 भी हम जीते थे, 19 में लटक के आए तो भी हम जीतेंगे, और इस बार देखिएगा कि फिर नई दिशा क्या आती है।